मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज मैं म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन करने वाला हूँ रियल एस्टेट सेक्टर से, मुख्यतया रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के साथ। और यह करने का कारण यह है कि जैसा आप लोगों को ज्ञात है कि मैं पिछले 15-20 सालों से म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का काम कर रहा हूँ। और मैंने बीच में 2010 से 13 के बीच में रियल एस्टेट सेक्टर का भी मतलब काफ़ी इस सेक्टर में भी मैं रहा हूँ। मैंने रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों तरह की प्रॉपर्टियाँ बेची हुई हैं, तो मुझे अनुभव है। 2013 के बाद मैंने यह काम कम कर दिया पहले तो, और उसके बाद बंद कर दिया। तो मुझे दोनों ही क्षेत्रों का अनुभव है, तो इसी अनुभव के आधार पे मैं दोनों के ही प्रॉस एंड कॉन्स आपके सामने रखूँगा। तो कुछ ऐसे मेरे मित्र हैं, मेरे क्लाइंट भी हैं कि जो ये कहते हैं कि रियल एस्टेट से अच्छा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। उन्होंने 2-2, 3-3, 4-4 प्रॉपर्टियाँ खरीद रखी हैं और एकदम रेजिडेंशियल, मतलब एक फ्लैट उनके पास है, अपने खुद रह रहे हैं, दूसरा खरीदा, तीसरा खरीदा, कुछ लोग चौथे के लिए भी प्लान कर रहे हैं। उनके जीवन के हर पड़ाव की जो प्लानिंग है वो रियल एस्टेट सेक्टर ही है। उनको बच्चों की एजुकेशन के लिए भी रियल एस्टेट ही सही प्लानिंग है, बच्चों की मैरिज का भी, और उसके बाद अपना रिटायरमेंट का भी, हर चीज़ का जो प्लान है वो रियल एस्टेट सेक्टर से ही वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे हम यही देखेंगे कि क्या ये फैसला सही है। तो मित्रों, जैसा कि पिछले 5 सालों में अगर हम रियल एस्टेट सेक्टर का ग्रोथ देखें, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ख़ास तौर से, तो हम ये देखेंगे कि 5 साल पहले खरीदी हुई जो प्रॉपर्टी थी वो डबल हो चुकी है। 1 करोड़ रुपए का जिन्होंने फ्लैट खरीदा था, आज उस फ्लैट का दाम 2 करोड़ रुपए है। तो ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन अब अगर हम कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR कैलकुलेट करें तो हम पाएंगे कि 5 साल की जो ये ग्रोथ है वो केवल 15% कंपाउंडेड है एनुअल। लेकिन अगर हम उससे पहले चले जाएं तो 2016 से लेके 2019 तक ग्रेटर नोएडा और नोएडा में प्रॉपर्टी के दाम बिल्कुल नहीं बढ़े। मैं ग्रेटर और नोएडा की बात इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ का मुझे सारा जानकारी है। तो नोटबंदी के बाद 2016 से 2019 तक प्रॉपर्टी के दाम बिल्कुल स्थिर हो गए थे। तो यूँ कहें अगर कि हम 2016 से लेके और 2024 तक प्रॉपर्टी के दाम डबल हो गए तो भी बात वही है। तो जिन्होंने 2016 में प्रॉपर्टी खरीदी उनको कमोबेश 10% के आसपास का ही रिटर्न मिला, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, और जिन्होंने 2019 में खरीदा उनको थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न मिल गया। अगर हम म्यूचुअल फंड को देखें तो म्यूचुअल फंड का पिछले 5 सालों का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो 15 से 20% तक का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से रिटर्न दिया है। उससे पहले भी अगर आप 10 साल भी, 15 साल का भी डेटा उठा के देखें तो आपको रिटर्न यही दिखने वाली है, अराउंड 15% पर एनम कंपाउंडेड। स्मॉल कैप सेक्टर में और मिड कैप सेक्टर में ये ग्रोथ आपको 20% पर एनम कंपाउंडेड दिखाई देगी। लेकिन हम एवरेज लेके चलते हैं, बिलो साइड ही रहते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि म्यूचुअल फंड लंबे समय के अंतराल में 12 से 15% की ग्रोथ दे देता है। अगर हम टैक्सेशन की बात करें तो म्यूचुअल फंड में जो टैक्स है वो लॉन्ग इक्विटी म्यूचुअल फंड का टैक्स अलग है, डेट का अलग है। डेट का टैक्सेशन तो FD जैसा ही है, जो आपकी इनकम में जाके सीधे जुड़ जाता है प्रॉफिट। लेकिन जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है, जो अच्छी रिटर्न देते हैं लॉन्ग टर्म में, अगर हम उनकी बात करते हैं तो 1 साल के बाद प्रॉफिट का केवल 10% टैक्स देना होता है। इसके बाद अगर हम रियल एस्टेट की बात करें टैक्सेशन की, तो टैक्स वहाँ भी है इसी तरीके से। आफ्टर इंडेक्सेशन आपको टैक्स देना पड़ता है फ्लैट 20% का। इसके अलावा जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको GST देनी पड़ती है। आपको अगर आपने रेडी टू मूव इन फ्लैट खरीदना है तो आपको ब्रोकरेज भी पे करना पड़ता है, रजिस्ट्री भी करवानी पड़ती है।
इसके अलावा जितना दिन आपने फ्लैट को होल्ड करा हुआ है उतने दिन तक का आपको मेंटेनेंस भी पे करना होता है। तो ये सारे काम आपको करने होते हैं। इसके अलावा मित्रों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे का कोई बाउंडेशन नहीं है। आपके पास 5,000 है, 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है, 1 करोड़ है, जितना भी है कोई भी अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी भी मोड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर किसी की मंथली डिस्पोजेबल इनकम 5,000 रुपये है, मंथली बचत उसकी 5,000 रुपये ही कर पा रहा है, तो 5,000 रुपये से वो कोई प्रॉपर्टी नहीं प्लान कर सकता, लेकिन वो म्यूचुअल फंड में मंथली मोड में इन्वेस्ट कर सकता है SIP के थ्रू। दूसरी बात, अगर किसी के पास मान लीजिए 10 से 15 लाख रुपया है तो वो भी प्रॉपर्टी खरीदने की नहीं सोच सकता एक मुश्त पैसा देके, तो वो क्या करता है, बैंक से लोन लेता है। आज की डेट में जो बैंकों का लोन का इंटरेस्ट है वो है 9 से लेके 10 साढ़े 10% का। तो कहने का मतलब है पहले कुछ सालों तक अगर आप बड़ा लोन लेते, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने खरीद ली और मान लो 20 लाख आपने डाउन पेमेंट करके दे दिया, 15 लाख आपके पास हैं, 5 लाख कहीं से आपने और जुटाया रिश्तेदारों से, कर्जा वर्जा लेके सबसे इधर उधर करके सब कुछ किया, और उसके बाद आपने जब 20 लाख इकट्ठे हुए तब आपने लोन लिया, बाकी का 80%, 80 लाख रुपए आपने लोन ले लिए। तो पहले 2-3 साल तक जो आप ये EMI भरेंगे उसमें प्रिंसिपल अमाउंट नॉमिनल जाता है, सारा इंटरेस्ट में ही पैसा जाता रहता है। तो अगर आपने रेडी टू मूव इन में प्रॉपर्टी खरीद ली है, उसको रेंट पे भी उठाया हुआ है, तो मुश्किल से 2-2.5% का ही आपको रेंट आता है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे 1 करोड़ का जो फ्लैट है उसका 25 से 30 हज़ार, बहुत अच्छा अगर आपने वुड वर्क वगैरह करा दिया, 10-15 लाख और इन्वेस्ट कर दिया उसमें, तो आपको 25-30 हज़ार रुपये का, 35 हज़ार रुपये का आपको रेंट मिलेगा 3 BHK फ्लैट का। और उसके बाद आप उसमें मेंटेनेंस भी देंगे। मेंटेनेंस जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसका तो 15 से 20 रुपया पर स्क्वायर फीट आता है, जो रेजिडेंशियल का भी लेकिन 1.5 से 2 रुपया पर स्क्वायर फीट है। तो अगर आपका 1500 का स्क्वायर फीट का फ्लैट है तो आप उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो उस पर GST भी लगती है मेंटेनेंस चार्ज पे, तो सारा कुछ आपके ऊपर बर्डन इस तरीके से आता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। आपने पैसा लगाया और आपको 5 साल बाद, 10 साल बाद जब आप पैसा निकालेंगे तो तीसरे दिन पैसा, जैसे ही आपने रिडीम किया, आपका पैसा तीसरे दिन आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और आपको टैक्स जो है वो फाइनेंशियल ईयर जब आप टैक्स रिटर्न भरते हैं तो अपना टैक्स देके आप किनारे हो जाइए। लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम झंझट है ही नहीं। लिक्विडिटी हाथों हाथ लिक्विडिटी है। लेकिन रियल इस्टेट में अगर आपने कोई फ्लैट खरीदा हुआ है और आपने प्लान ये किया हुआ है कि इससे मैं अपने बच्चों की, लड़की की मैरिज है उस प्लान कर लूँ, तो वो बिल्कुल आप नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है कि जब आप फ्लैट, आप सोचेंगे कि मेरा फ्लैट 2 करोड़ का, 1 करोड़ में मैंने खरीदा था, अभी 2 करोड़ में मुझे बेचना है, लेकिन जब आप ग्राहक ढूंढने जाएंगे तो ग्राहक मिलेगा नहीं। और फिर जो है इसके बाद जो प्रॉपर्टी डीलर है आपका, वो फिर कहना शुरू कर देगा कि अरे सर आपको दाम थोड़ा कम करना पड़ेगा, अभी तो मंदी आ गई है, ये आ गई है, वो आ गई है, तो फिर आपको 1 करोड़ 80 लाख में बेचना पड़ेगा। वो भी 1.5-2 साल लग जाएंगे ये सब होने में। बहुत किस्मत वाले लोग ही जल्दी बेच पाते हैं। तो इतने दिन तक आप इतना ज़रूरी काम अपना रोक नहीं सकते। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग ये समझते हैं कि प्रॉपर्टी से अच्छा कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि अंग्रेजी में एक कहावत है कि ए वाइज मैन शुड नॉट कीप ऑल द एग्स इन ए सिंगल बास्केट। एक बुद्धिमान आदमी को अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। तो निश्चित रूप से रियल एस्टेट का अपना एक महत्व है। रहने के लिए घर चाहिए और रहने के साथ साथ ही आपका एक एसेट क्रिएट हो जाता है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। जो लोग रहने के लिए घर खरीद रहे हैं, कितना भी बड़ा अपने बजट के हिसाब से कोई खरीद सकता है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन हर चीज़ को रियल एस्टेट से प्लान करना, हर फाइनेंशियल गोल को रियल एस्टेट से प्लान करना, ये अच्छी चीज़ नहीं है। मैं ये अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ। जो मेरा पिछले 20 सालों का अनुभव है, जो मैंने नोटिस किया है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि कभी कभी रियल इस्टेट में एक ही साल में पैसा 50% बढ़ जाता है, डबल हो जाता है। तो मित्रों, ये यदा कदा होने वाली घटनाएं हैं।
ये लॉटरी वाली बात है, जैसे लॉटरी कभी कभी लग जाती है, पर वो लॉटरी सबको नहीं लगती है। और ये चीज़ म्यूचुअल फंड में भी होता है। ये डिपेंड करता है कि टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। कोरोना के जस्ट बाद, मतलब कोरोना काल के जब कोरोना आया था तो मार्केट एकदम धराशायी हो गया था। जनवरी 2020 में जो सेंसेक्स था 41,000 के करीब था, और फरवरी आते आते एक महीने के अंदर 25,000 पे चला गया, लगभग 40% का करेक्शन आ गया। उस समय फरवरी 2020 में जिसने म्यूचुअल फंड में 1 करोड़ रुपया इक्विटी मार्केट में लगा दिया हिम्मत करके, उसका दिसंबर 2020 आते आते पैसा डबल हो गया, 2 करोड़ हो गया। इतनी रफ्तार से ग्रोथ आई थी। तो कभी कभी ऐसी चीज़ें यहाँ भी होती हैं, पर उसको हम ट्रेंड नहीं मान सकते। तो हम बात करते हैं जो 10 साल के अंतराल में बातें हो रही हैं। तो 10 साल की अगर हम बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड का आप कोई भी डेटा आप स्वयं गूगल सर्च करके देख लीजिए, कोई भी फंड आप उठा के देख लीजिए। मैं किसी फंड का यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, कोई भी अगर आप इक्विटी का फंड उठा के देख लेंगे, HDFC, SBI, निपोन, आदित्य बिरला सन लाइफ, किसी भी कंपनी का, इन्वेस्को, टाटा, किसी का भी देख लेंगे आप, तो जब आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो फंड है, इक्विटी की स्कीम्स हैं, उसने आराम से पिछले 10 सालों में अगर आप देखेंगे तो 12 से 15%, किसी किसी स्कीम ने 15 से 20% तक का भी रिटर्न दिया हुआ है। तो हम एवरेज 15% लेके चल सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड की जो इक्विटी स्कीम है वो आराम से 10 सालों में पैसे को 4 गुना कर देती है। तो 4 गुना अगर कर दे रही हैं तो और इससे बेहतर रिटर्न आपको रियल इस्टेट में भी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन मेरा कहना ये बिल्कुल नहीं है कि रियल इस्टेट का स्थान म्यूचुअल फंड ले सकता है या म्यूचुअल फंड का स्थान रियल इस्टेट ले सकता है। दोनों का अपना महत्व है, लेकिन हमें बैलेंसिंग करना कि कितना फंड हमें कहाँ एलोकेट करना है, हमें कितनी लिक्विडिटी चाहिए। अगर आपको लिक्विडिटी, क्योंकि लिक्विडिटी का बहुत महत्व है, जो काम पैसे से होना है वो पैसे से ही होना है। आपका घर भले ही 5 करोड़ का है और आपको 50 लाख की ज़रूरत है, तो ऐसा आप नहीं कर सकते कि चलो किचन बेच देते हैं, चलो दीवार बेच देते हैं। परंतु म्यूचुअल फंड में आप ऐसा कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में अगर आपका AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट 5 करोड़ का है, आपको 10 लाख की ज़रूरत पड़ गई, मैं कहता हूँ 5,000 की ज़रूरत पड़ गई, तो आप 5,000 भी निकाल सकते हैं। जितनी ज़रूरत पड़ी उतना निकाल सकते हैं। आप अपने म्यूचुअल फंड को रिटायरमेंट के पेंशन प्लान की तरह से यूज भी कर सकते हैं। SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉल करके आप उसे पेंशन प्लान की तरह से यूज कर सकते हैं। रियल इस्टेट का एक ही नेचर है, एक ही एसेट क्लास है। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में कई एसेट क्लास है। तो आप अपने पैसों को ज़रूरत पड़ने पे, अगर आप ने यंग एज में इन्वेस्ट किया था और आप 5 करोड़ का आपका AUM हो गया है, आप चाहते हैं कि अब मैं थोड़ा सिक्योर कर लूँ, तो आप अपना नेचर, फंड का नेचर बदल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे इक्विटी भी है, डेट भी है, कमोडिटीज़ भी है, आर्बिट्राज भी है, और मिक्स करके भी बहुत तरह से फंड बनाए गए हैं, जो कि बाज़ार गिरता है तो भी FD वाले रिटर्न जनरेट कर देते हैं, और अगर बाज़ार ऊपर जाता है तो फिर डबल डिजिट में भी रिटर्न दे देते हैं। एसेट एलोकेटर फंड इसी टाइप के फंड हैं जो कि इस तरीके से काम करते हैं। तो आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें म्यूचुअल फंड में रियल इस्टेट से बेहतर नज़र आएंगी। तो मित्रों, इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि जो लोग सिर्फ और ये समझ रहे हैं कि रियल इस्टेट से वो जीवन के हर फाइनेंशियल गोल को प्लान कर सकते हैं, तो उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उनको दूसरे ऑप्शंस पे भी विचार करना चाहिए, जो कि हर तरीके से रिटर्न में तो है ही म्यूचुअल रियल इस्टेट की तरह से अव्वल। इसके अलावा जो उनके दूसरे आयाम हैं, जैसे टैक्स इम्प्लीकेशंस हैं या लिक्विडिटी है, उसमें भी वो रियल इस्टेट से बेटर है। तो मित्रों, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं और म्यूचुअल फंड में कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मुझे आप फ़ोन कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली NCR में हैं तो हम मिल भी सकते हैं। अगर कोई दूर आप रह रहे हैं, बहुत दूर, तो फिर आजकल सब चीज़ें ऑनलाइन हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग टेलीफोन पे बात करके ऑनलाइन भी प्लान कर सकते हैं। तो मित्रों, अभी के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी ही एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।